In this video, we are going to talk about the distribution of different adrenergic receptors on the body organs. अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ना कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। जितनी भी सारी बातें हैं वो सारी की सारी कॉमन सेंस बेस्ड हैं। आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इस बात से कि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मेन एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स वो कौन कौन से हैं। वो या तो हमारे पास एपिनेफ्रीन है, ठीक है, या हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन है, ठीक है। और एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जो हैं ये हमारे पास अल्फा बीटा रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन कॉज करते हैं। यानी ये अल्फा रिसेप्टर पे भी एक्ट करेंगे और ये बीटा रिसेप्टर पे भी एक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे, बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे, ठीक है। बस ये है कि किसी रिसेप्टर पे इनका एक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी पे कम है, और वो बात मैं अभी नहीं यहाँ पे उसको अभी डिस्कस नहीं करना। वो जब हम एपिनेफ्रीन को पढ़ेंगे हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज्ड इनका फंक्शन सा बताना मकसद है, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप इन दीज लेक्चर्स। तो जब एक दफ़ा हम इस क्लास की ड्रग्स को पढ़ना शुरू करेंगे तब हम वहाँ पे देख लेंगे कि किस रिसेप्टर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन देती हैं और किस पे कम स्ट्रॉन्ग देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है पहली वो ये है कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। हर ऑर्गन, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑर्गन देखते हैं। एक है हमारे पास लेट्स सपोज ये जा रही है सप्लाई किडनी को, और ये सप्लाई जा रही है स्मूथ मसल्स को, ठीक है। इसके आगे हम किडनीज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपके एनिमल की एक किडनी है, ठीक है। और ये जो है वो स्केलेटल मसल, सॉरी नॉट स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल है, ठीक है। अब आपके जो एनिमल है उसके ब्लड सर्कुलेशन में वही या तो एपिनेफ्रीन होगी या नॉर एपिनेफ्रीन सर्कुलेट कर रही होगी, ठीक है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे कि जब एनिमल जो है वो फाइट एंड फ्लाइट यानी इमरजेंसी सिचुएशन में होगा, ठीक है। यानी लेट्स सपोज आपके एनिमल ने कोई ऐसी चीज़ देख ली है कि वो डर गया है और वो भागने की सोच है अब, ठीक है। तो उसकी बॉडी अंदर जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होंगे वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह है, ठीक है। हम इसको कहते हैं ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। उस रिस्पॉन्स के वक्त क्या होता है कि यही न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्लड फ्लो जो है टूवर्ड्स किडनी डिक्रीज कर देते हैं और ब्लड फ्लो टूवर्ड्स स्केलेटल सिस्टम्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। उसका वजह ये होती है कि उस वक्त एनिमल ने भागना है, ठीक है, और उसको भागने के लिए अपने स्केलेटल मसल्स चाहिए, ठीक है। तो ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन बढ़ेगी ताकि एनिमल जो है वो बच के भाग सके। लेकिन दूसरी तरफ किडनीज और जो GIT है उसकी तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि यूरिनेशन वो बाद में भी कर सकता है। फिल वक्त मेन काम यह है कि वो भागे, ठीक है, भागे अपने को बचा ले। यूरिनेशन बाद में भी हो जाएगी, डाइजेशन वो बाद में भी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात का मकसद ये है कि एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहा है, कुछ को वो इनहिबिट कर रहा है। तो ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, ये फंक्शन ऐसे ही परफॉर्म होता है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पे एक्ट करते हैं और इनमें से कुछ रिसेप्टर्स स्टिमुलेटरी हैं, कुछ इनहिबिटरी हैं। तो वो जो टिश्यूज़ के ऊपर रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली ये डिटरमिन कर रही होती है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो इनहिबिट होगा, कौन सा स्टिमुलेट होगा, ठीक है। अब बेसिकली ये जो लेक्चर है ये उस जो है टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को। और मेनली जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ये इस फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें किस तरह से ऑर्गन्स सारे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। इसमें अब आपने सिर्फ अपने जहन में जो बैकग्राउंड में एक बात याद रखनी है वो वही थंब रूल है, ठीक है। और वो थंब रूल क्या था जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो ये था कि जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं। स्टिमुलेटरी रिसेप्टर या तो अल्फा 1 है या बीटा 1 है। अल्फा 1 ऑल बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर था, ठीक है, और बीटा 1 हार्ट, किडनी या फिर एडिपोज टिश्यू के ऊपर था। इसी तरह जो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स थे या तो बीटा 2 थे जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है, या फिर अल्फा 2 था जो कि प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स या फिर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर था, या फिर प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स के
ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। अब आपने सिर्फ अपने माइंड में ये थंब रूल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन एक एक बॉडी ऑर्गन को। सबसे पहले हम देखते हैं स्किन को, ठीक है। स्किन, अच्छा ये हमारे पास क्या है, स्किन है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया है ये है हेयर फॉलिकल, ठीक है। अब हेयर फॉलिकल नॉर्मली जब एनिमल रेस्टिंग कंडीशन पे होगा तो क्या है, हेयर फॉलिकल इस तरह से होगा, ठीक है। नॉर्मली हेयर जिस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन बना लेते हैं जो कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन है। अच्छा, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में क्या होगा कि ये ही जो फॉलिकल है वो यूँ स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि गूज बम्प्स, BUMPS, गूज बम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। जो भी स्किन है उसके सारे के सारे हेयर फॉलिकल्स सीधे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने कॉमन सेंस इस पूरे लेक्चर के ऊपर इस्तेमाल करनी है और आप खुद सोचें कि इधर कौन कौन से रिसेप्टर्स होंगे। अब यहाँ पे हर ऑर्गन के ऊपर इनहिबिटरी रिसेप्टर भी है और हर ऑर्गन के ऊपर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर भी है, ठीक है। अब आपने खुद ये बात सोचनी है, स्किन क्या है, क्या स्किन हार्ट है, नहीं। किडनीज है, एडिपोज टिश्यू है, नहीं। ये तीनों नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्किन के ऊपर जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है वो है अल्फा 1। यहाँ पे क्या है जो स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये है अल्फा 1 रिसेप्टर। और जब वो रिलैक्स कर रहा है तो वो कौन सा है, वो है बीटा 2 रिसेप्टर। अब आप ना यहाँ पे ये बात भी साथ ही लिख लें, समझ लें कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो है GQ कपल्ड, यानी वो स्टिमुलेटरी है। बीटा 1 क्या है, वो DS कपल्ड है, यानी वो भी स्टिमुलेटरी के साथ है। अल्फा 2 जो है वो हमने कहा था G इनहिबिटरी के साथ है, क्योंकि वो इनहिबिटरी रिसेप्टर ही है। बीटा 2 जो है वो भी G स्टिमुलेटरी के साथ कपल्ड है, लेकिन वो स्टिमुलेट होकर भी इनहिबिटरी इफेक्ट्स ही प्रोड्यूस करता है। नाउ यू कैन सी दैट ओवर हेयर कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा 1 तो स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, उसके गूज बम्प्स बनवा दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मसल होते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टर पाइलाई मसल, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके साथ भी इस तरह मसल लगा हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स इस मसल पे एक्ट करते हैं। अल्फा ने क्या करना है, इस पे एक्ट करके इसको क्या करना है, कंस्ट्रिक्ट करवाना है। उस कंस्ट्रक्शन की वजह से वो क्या करता है कि हेयर फॉलिकल को स्ट्रेट खड़ा कर देता है, गूज बम्प्स बन जाते हैं। बीटा 2 ने क्या करना है, इस मसल को स्टिमुलेट, मतलब बीटा 2 स्टिमुलेट होगा और इस मसल को रिलैक्स करवाएगा। रिलैक्स करने से क्या होगा कि वो जो गूज बम्प्स फॉर्मेशन थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। दैट इज अबाउट स्किन। नंबर 2 हमारे पास आता है अगला ऑर्गन, और वो है हमारे पास आईज, ठीक है। अब आईज भी क्या करेंगी कि हमें एक बेसिक सी बात पता है कि जब एक एनिमल या ह्यूमन रिलैक्सिंग सिचुएशन में होगा, जब वो रिलैक्स होगा, नॉर्मली रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके जो प्यूपल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और जब वो एक एमरजेंसी सिचुएशन में होगा, ठीक है, यानी वो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में होगा, तो उसके जो प्यूपिल होते हैं ना, प्यूपिल्स, ठीक है, वो डायलेट करेंगे, ठीक है। और डायलेट करने का मकसद ये है कि वो ज़्यादा विजन, उसकी विजन जो है वो बढ़े, वो ज़्यादा एरिया को देख सके, ताकि उसको पता चले कि अब उसने भागना किधर को है, बच के भागना किधर है, कैसे अपना एस्केप रूट प्लान करना है, ठीक है। तो बेसिक ये बात है। अब हम आइज़ को देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक आंख है और उसके अंदर ये क्या है, आई बॉल है, और आई बॉल के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये है प्यूपिल। अब आपने ये बात याद रखनी है, इस प्यूपिल के साथ यहाँ पर डिफरेंट मसल्स हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक ही मसल को देखेंगे, अदरवाइज व्हेन वी विल स्टडी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, बेसिकली यहाँ पे 2-3 मसल्स होते हैं जिनके ऊपर अल्फा बीटा रिसेप्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट बेसिकली हमारा इतनी ज़्यादा डिटेल पढ़ना फिलहाल मकसद नहीं है, क्योंकि वी हैव टू जस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिसेप्टर्स, क्योंकि हमने ड्रग्स को पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ एक ही मसल की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेडियल प्यूपिल डायलेटर मसल, डायलेटर मसल, ठीक है। अब इस मसल के ऊपर होगा क्या, ठीक है, ये मसल जो है ये मसल्स या तो कंस्ट्रिक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे, ठीक है। आइदर दे विल कंस्ट्रिक्ट और दे विल रिलैक्स। जाहिर बात है कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो इनकी यहाँ पे हम आई बॉल बना लेते हैं, ठीक है, एक आई बॉल, और रिलैक्सिंग की कंडीशन में हमारे पास आई बॉल कैसा होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगे, कंस्ट्रिक्शन के वक्त क्या होगी, मसल्स ने कंस्ट्रिक्ट करना है तो ये मसल्स छोटे हो जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब यही है ना कि उनकी लेंथ छोटी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो आई बॉल है, जो प्यूपिल है, वो आपका डायलेट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये रिलैक्स करेंगे, ठीक है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस वक्त आपका प्यूपिल क्या करेगा, आपका डायलेट करेगा प्यूपिल।
तो इसी तरह अब आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे रिसेप्टर्स कौन से होंगे। आइज़ ना हार्ट है, ना किडनी है, ना एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो रिसेप्टर यहाँ पर काम कर रहा है फॉर द कंस्ट्रिक्शन एज अ स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, वो कौन सा है, वो आपके पास अल्फा 1 ही है, जो हमने कहा था सारे बॉडी ऑर्गन से प्रेजेंट होगा, ठीक है। और रिलैक्सेशन के लिए क्या है, वो बीटा 2 ही है, ठीक है। यानी जब अल्फा 1 में रिएक्ट नहीं करेंगे तो बीटा 2 स्टिमुलेट होकर उसको रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि कंस्ट्रिक्शन कौन से करवा रहे हैं, वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स इसकी कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाएंगे। और एक फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में आई बॉल जो है पीपल डायलेट करेगा, ज़्यादा दूर तक विजन बढ़ेगी और एनिमल जो है वो अपना एस्केप रूट प्लान कर सकेगा। इसके बाद नंबर 3 जो ऑर्गन आता है वो है हमारे पास, हम देख लेते हैं GIT को, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास जो है वो है GIT, ठीक है। अब GIT में क्या है, GIT में ये है बेसिकली हमें GIT में यही बात चाहिए कि जब एनिमल रिलैक्स कर रहा हो तो उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो, ठीक है। मैं इंक्रीज कर बना रही हूँ, यानी कि डाइजेशन रिलैक्सेशन सिचुएशन में हो। लेकिन जब एनिमल एमरजेंसी सिचुएशन में है, यानी फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में है, तो डाइजेशन को स्टॉप हो जाना चाहिए। उस वक्त जो आपके एनिमल का GIT है, ठीक है, लेट्स सपोज ये स्टमक है, ठीक है, और उससे आगे ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो उस वक्त कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एनिमल ने जो भी बोन वगैरह या मीट खाया है जो GIT के अंदर पड़ा हुआ है वो डाइजेशन बाद में भी हो सकती है। फिर वक्त ज़रूरी काम ये है कि आपका एनिमल बच के भाग सके, ठीक है। तो इस तरह से एक यूनिवर्सल रूल है कि रिलैक्सेशन सिचुएशन में क्या होगा कि डाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, होगी, और जो एमरजेंसी सिचुएशन होगी उसमें डाइजेशन वगैरह को रुक जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह के GIT में मसल्स हैं। एक हैं सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और एक हमारे पास हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। सर्कुलर मसल्स का काम यह होता है कि वो स्फिंक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का काम क्या होता है कि वो पेरिस्टालसिस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी जो पेरिस्टालसिस हो रही होगी वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से है, और सर्कुलर मसल्स कंट्रोल करते हैं कि जो आपके स्फिंक्टर्स हैं, एक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है ना, ठीक है, यहाँ पे, और एक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, ठीक है। ये है इसोफेजियल स्फिंक्टर और ये कार्डिक स्फिंक्टर, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है, ये या तो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, स्फिंक्टर जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि फूड आगे नहीं जाएगा, और जब वो रिलैक्स करेंगे, होल ओपन होगा, ठीक है, तो फूड आगे जाएगा। इसी तरह पेरिस्टालसिस जब होगी तो फूड आगे जाएगा, पेरिस्टालसिस जब रुक जाएगी तो फूड आगे पास नहीं होगा। यानी इसमें भी आपके पास 2 सिचुएशंस हैं, या स्फिंक्टर्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे या स्फिंक्टर्स रिलैक्स करेंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि फूड की जो पैसेज है वो नहीं होगी टू द नेक्स्ट लाइक साइड, यानी स्टमक से लेके आगे इंटेस्टाइन, या इसोफेगस से आगे स्टमक में, स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। जब वो रिलैक्स करेगा तो फूड की जो पैसेज है फर्दर वो होगी। इसी तरह पेरिस्टालसिस जब हो रही होगी, जब वो अकर करेगी, ठीक है, यानी अकर यानी वो जब हो रही होगी तो फूड का जो पैसेज है वो आगे, फूड आगे जाएगा। लेकिन पेरिस्टालसिस अगर स्टॉप हो जाए तो फूड जो है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि आपने ये सिर्फ जज करना है कि रिसेप्टर्स सर्कुलर मसल्स पे कौन से हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पे कौन से हैं। अब जाहिर सी बात है ये स्फिंक्टर नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली जो स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स ही रहेंगे, ठीक है, और फूड वगैरह पास होता है, ठीक है, होता रहेगा, ठीक है। तो रिलैक्सिंग सिचुएशन को आप निकाल दो, ठीक है। तो सिर्फ हमने देखा कंस्ट्रक्शन के वक्त हमारे पास कौन सा रिसेप्टर होगा। एंड अगेन ये बात आपको पता है कि जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है बीटा 1 है या अल्फा 1 है। बीटा 1 इनके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन हम किसकी बात करें, हम GIT की बात करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है वो कौन सा है, वो है अल्फा 1। यानी अल्फा 1 के ऊपर आकर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वगैरह ने एक्ट करना है, स्फिंक्टर्स क्लोज होंगे, फूड आगे पास नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, स्टॉप होना है, ठीक है। यानी इमरजेंसी सिचुएशन को लेट्स सपोज ये हम ग्रीन से कर लेते हैं, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में स्फिंक्टर्स के साथ क्या होगा, उन्होंने कंस्ट्रिक्ट करना है ताकि फूड आगे ना जाए,
लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने क्या करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में स्टॉप होना है कि फूड आगे पास ना हो, पैरालिसिस रुक जाए, फूड उधर ही पड़ा रहे। तो अब देखें जो कंस्ट्रिक्शन था वो क्या है, वो एक स्टिमुलेटरी एक्ट है, ठीक है। और जो पेरिस्टालिसिस का स्टॉप होना है वो क्या है, एक इनहिबिटरी एक्ट है, ठीक है। स्टिमुलेटरी के लिए हमने अल्फा 1 कहा, इनहिबिटरी के लिए यहाँ पे अब कौन सा होगा, यहाँ पर होगा बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 क्यों, क्योंकि अल्फा 2 तो सिर्फ हमने कहा था कि इन जगहों पे प्रेजेंट है, लेकिन बीटा 2 एज एन इनहिबिटरी सारे बॉडी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एज एन इनहिबिटरी रिसेप्टर कौन सा काम करेगा, वो बीटा 2 रिसेप्टर है, वो स्टिमुलेट होगा और वो पेरिस्टालिसिस को स्टॉप करवा देगा, ठीक है। सो ये है आपकी GIT के रिसेप्टर्स, अल्फा 1 एंड बीटा 2, अल्फा 1 ऑन द सर्कुलर मसल्स एंड बीटा 2 ऑन द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। बाकी जब GIT जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगी, रिलैक्स होगा, बाकी जब GIT रिलैक्स होगा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है ना अल्फा 1 और ना बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, तो वो क्या होगा कि पैसेज जो है वो ओपन होगा, कि स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे और दूसरी तरफ पेरिस्टालिसिस होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से रिलैक्सिंग सिचुएशन में इस तरह से प्रोसेस होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑर्गन जो है वो है किडनीज। किडनीज पे भी सेम बात GIT की तरह की ही है, ठीक है। ये हमारे पास है किडनी, ठीक है, और किडनी से ये रीनल पेल्विस से यूरेटर्स वगैरह निकलेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ से दूसरी किडनी होगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, किडनीज का स्ट्रक्चर। अब हमने भी यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे स्फिंक्टर्स ओपन या क्लोज करने की ही बात करनी है। अब इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, इमरजेंसी में हमने क्या करना है, हमें चाहिए कि हमारे जो एनिमल है उसके जो स्फिंक्टर्स हैं वो क्या हो, वो कंस्ट्रिक्ट हों, और वो कंस्ट्रक्शन की वजह से यूरिन पास ना हो, ठीक है। क्योंकि हम एनिमल यूरिन बाद में भी पास कर लेगा, फिलहाल बहुत ज़रूरी काम नहीं है, अभी हमने यूरिनेशन के ऊपर टाइम नहीं लगाना, हमने क्या करना है, वी ऑल नीड के जो हमारे अच्छा जो किडनीज़ में वही बात आ गई कि जो हमारे पास स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा कि स्फिंक्टर्स ने कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, ताकि यूरिन प्रोड्यूस ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं वो सॉरी मैंने ये गलती से अल्फा 1 लिख दिया है, बेसिकली ये बीटा 1 होगा, क्योंकि हमने ये बात कही थी कि हमारे पास जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है। जो अल्फा 1 है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट फॉर हार्ट, किडनी एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू पे जो स्टिमुलेटरी सॉरी जो किडनी के ऊपर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से हैं, वो हमारे पास बीटा 1 है। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास हैं किडनीज़ के ऊपर वो क्या है, वो हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो स्फिंक्टर्स को इमरजेंसी सिचुएशन में कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये होगा कि यूरिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यूरिनेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, वो अभी नेसेसरी नहीं है, अभी बच के भागना ज़रूरी है, ठीक है। सो आवर फोकस इज़ नॉट ऑन द किडनीज एंड यूरिन। अच्छा यहाँ पे एक और बात यह है कि अमूमन जो है वो लोग जब डर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो यूरिनेट कर जाते हैं, ठीक है। हमने ज़्यादातर यही देखा है कि डर और खौफ के वक्त में जो है वो लोग या जानवर वगैरह वो यूरिनेट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो नेचर ने ऐसी रखी है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स रखे हैं कि बीटा 1 ने क्या करना है कि यूरिनेशन को स्टॉप करना है। तो वो यूरिनेशन कैसे हो जाती है, वो ऐसे हो जाती है कि उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ जस्ट द डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन, और उस डिसफंक्शन की वजह से यूरिनेशन हो जाती है। अदरवाइज यूरिनेशन जो है वो स्टॉप होगी इमरजेंसी सिचुएशन में, कभी भी स्फिंक्टर्स रिलैक्स नहीं करते, और वो जो कर जाते हैं यूरिनेशन हो जाती है, वो सिर्फ एक डिसफंक्शन है ब्रेन का। इसके बाद जो हमारे पास इससे नेक्स्ट कैसे कहते हैं ऑर्गन है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, नंबर 5, ठीक है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बात यही है कि अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में है, ठीक है, रिलैक्सिंग सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आपका जो ल्यूमन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, एयरवे का, एयर पैसेजवे का जो ल्यूमन है वो हमें कैसे कहते हैं, वो चाहिए, वो मतलब बेशक वो कंस्ट्रक्शन में हो, ठीक है, लीमन के जो स्मूथ मसल्स हैं बेसिकली उनको कहना चाहिए कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट ही हों, यानी कि ल्यूमन छोटा सा भी हमें बहुत है, क्योंकि हम कोई एक्सरसाइज वाली सिचुएशन में नहीं है या एनिमल्स एक्सरसाइज या भागने वाली सिचुएशन में नहीं है, वो भाग नहीं रहा, तो थोड़ी एयर भी अंदर आए, थोड़ी ऑक्सीजनेशन हमें चाहिए, कोई हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन जब एनिमल जो है वो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में होगा तो हमें क्या चाहिए कि जो ल्यूमन के स्मूथ मसल्स हैं वो डायलेट करें,
ठीक है, और डायलेट करने से क्या हो, जो जो एयर पैसेजवे है वो बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेशन अंदर आए, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं स्केलेटल मसल्स उनको ज़्यादा ऑक्सीजनेशन मिले, वो जो है वो जानवर आराम से भाग सके, उसको फटीग ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास डायलेशन, अब देखें स्मूथ मसल्स डायलेट हो रही हैं, ठीक है, तो ये कौन सा है, ये एक इनहिबिटरी रिएक्शन है। तो हमारे पास इनहिबिटरी में या बीटा 2 है या अल्फा 2 है। बीटा 2 का जो है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में है एक्सेप्ट फॉर जो प्लेटलेट्स वगैरह, इन पे अल्फा 2 है, ठीक है। अब हम ना प्लेटलेट्स की यहाँ बात करें या इनकी ना इनकी, तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्मूथ मसल्स पे बीटा 2 रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो इसको डायलेट करेगा वो है बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, तो यहाँ पे आपको कौन सा है, बीटा 2। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है हार्ट, ठीक है। अब हार्ट क्या करेगा कि हमें रिलैक्सिंग जब सिचुएशन में है तो हमें हार्ट की नॉर्मल हार्ट बीट चाहिए, ठीक है, तो वो हमें कैसे कहते हैं, हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट वो नॉर्मल ठीक है, ठीक है, उसको कोई स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरह कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करे। लेकिन जब emergency सिचुएशन है तो ऑल वी नीड इज़ हार्ट रेट टू गेट इंक्रीज्ड। इसका मतलब है ऑल वी नीड इज़ द हार्ट टू गेट स्टिमुलेटेड, ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेशन जो है वो इंक्रीज हो। और अब यहाँ पे स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हमारे पास या अल्फा 1 है या बीटा 1 है। अल्फा 1 हमने कहा था वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में है एक्सेप्ट फॉर हार्ट, किडनीज एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जो हमारे हार्ट जो है उसकी वो कौन सा होगा, वो है हमारे पास किडनीज का, सॉरी वो है हमारे पास हार्ट की और बीटा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसेप्टर है वो है बीटा 1 रिसेप्टर, इमरजेंसी सिचुएशन में स्टिमुलेट होगा, वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या कर रहा है कि ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब अच्छा यहाँ पे हम ना जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टिमुलेशन या इनहिबिशन की बात नहीं कर रहे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली उस ब्लड सप्लाई की जो उस ऑर्गन को जा रही है, ठीक है। इन ऑर्गन्स के ऊपर जो इफेक्ट्स आएंगे वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहली स्किन है, स्किन की तरफ जो है ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हमारी स्किन को ना भी ब्लड सप्लाई मिला, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे हम ये बात भी कहते हैं कि जब इंसान या जानवर डर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसका रंग पीला जर्द हो गया, ठीक है। वो पीला जर्द रंग होता क्यों है, क्योंकि जो स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई होती है इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। और वैजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे वो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होंगे जो कि ब्लड वेजल्स की स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इस ऑर्गन को कम होगी। और तो यहाँ पे कौन से होंगे, यहाँ पे अल्फा 1 स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होंगी, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनीज डिक्रीज होगा, यानी यहाँ पे भी वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, यहाँ पे भी अल्फा 1 रिसेप्टर से वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी। फिर जो स्केलेटल मसल है, अब यहाँ पे स्केलेटल मसल की बात हो रही है। स्केलेटल मसल्स इमरजेंसी सिचुएशन में हमें इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ानी होती है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़े ताकि जानवर को ऑक्सीजनेशन मसल्स में ज़्यादा इंक्रीज हो तो वो भागने में उसको आसानी हो। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं बीटा 2, जो कि इन स्केलेटल मसल्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है उन ब्लड वेजल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उस यानी उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, उनको वो डायलेट करवाएं, ठीक है। एक इनहिबिटरी रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। स्केलेटल मसल्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेजल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर बात कर रही हूँ कि वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे तो ये वाली ब्लड वेजल्स डायलेट करेंगी, यहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा। इसी तरह रीनल सिस्टम पे क्या होगा, रीनल सिस्टम पे हमारे पास जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा, यानी यहाँ पे भी अल्फा 1 रिसेप्टर होगा ताकि वैजो कंस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि यूरिनेशन हम बाद में भी कर लेंगे, वो इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है। तो ये मेन ऑर्गन्स की सिर्फ मैंने यहाँ पर बात की है कि उनके ऊपर जो है वो ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन के साथ क्या होगा। That was all about receptor distribution of adrenergic receptor distribution in the body.